एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूज़र जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूज़र को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूज़र का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूज़र, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश है। और बिंदु हैं जिनको अभी तक निर्णित नहीं किया उच्चतम न्यायालय ने, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि अगली तारीख जो 5 तारीख है उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णयों का निर्णय होगा। उनमें से एक मुख्य है जिसका निर्णय हमारे पक्ष में अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दूँ। वो है 3 प्रावधान 3C, उसका सब क्लॉज 1, 2 एंड प्रोवाइजो, और साथ साथ 36 और सब क्लॉज 7A और 10। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ कहता है जो हम अगली बार पक्ष रखेंगे उच्चतम न्यायालय के सामने। अभी हमने दलील की, उसमें ऑर्डर नहीं हुआ है। ये बड़ा रोचक पक्ष है। क्या है? मैं किसी कारण से, द्वेष से, प्यार से, गुस्से में, कैसे भी इनके बारे में और इनके वक्फ बारे में आरोप कर देता हूँ। एक बड़ी विस्तार से एक चिट्ठी लिख के कलेक्टर को भेज देता हूँ। कलेक्टर, जो कि पूरी तरह से सरकार का नुमाइंदा है, किसी भी कारण से उसको एक डिस्प्यूट करार कर देता है। विवाद शब्द इस्तेमाल है, विवाद। उसको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी हास्यास्पद है, विवाद, ये हो ही नहीं सकता इत्यादि। उसने उसको डिस्प्यूट करार किया। जैसे ही वो डिस्प्यूट करता है तो 3 प्रावधान आ जाते हैं, अजीबोगरीब प्रावधान। पहला प्रावधान कि जब तक वो कलेक्टर जो 100% सरकार का नुमाइंदा है, वो उस विवाद को निर्णित नहीं करे, तब तक ये पक्ष जो मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी का है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ, वर्ड्स एग्जैक्ट पढ़ दूं मैं आपको, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी। जब तक कब? जब तक मैं कलेक्टर निर्णित कर रहा हूं। और याद रहे, कलेक्टर सिर्फ नुमाइंदा सरकार का नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां पर सरकार ने ही वक्फ की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर दिया है। इनका कहना है कि आप मेरी ज़मीन पे बैठे हो, उसी को विवाद बना के तब तक ये कंप्लेनेंट हैं, तो भी इन्हीं के विवाद के आधार पे इन्हीं की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं में रहेगी जब तक विवाद नहीं निर्णित होगा। ये आपको विश्वास है तो आप उठा के पढ़ लीजिए। इसमें 3C कैपिटल 2 ब्रैकेट प्रोवाइजो। अब इसके 2 और परिणाम हैं। दूसरा परिणाम है कि अगर आप विवाद के अंदर हो तो अगर चाहे भी मिस्टर प्रतापगढ़ी तो भी जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि विवादित है। तो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित है। जो ये एक्ट चाहता है कि रजिस्टर हो, लेकिन साथ साथ दूसरे आवाज में कहता है कि जब तक ये विवाद तब तक रजिस्टर नहीं कर सकता, कोई रजिस्टर करेगा नहीं। और तीसरा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे
तो आप किसी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। यह है 36(7A)(10), दो है प्रावधान। अब देखिए ये चक्रव्यूह जो बनाया है, ये पूरा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु भी नहीं निकल सकता पहले तो। और उससे ऊपर मजाकिया है कि कलेक्टर को कोई समय सीमा नहीं जब तक विवाद निर्णित करे, तो इनके बच्चे और पोते भी उसको विवाद में तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा, और विवाद का वक्फ नहीं रहेगा तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये प्रावधान हम बड़े मजबूती से रखने वाले हैं कोर्ट के सामने। और प्रावधान है जिनका मैं अभी आपको लिमिटेशन का और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का, उसके बारे में आपको ट्रबल नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य एक ही था, ये बताना कि ये एक बहुत सब्सटेंटिव, मजबूत, तथ्यों पे आधारित, कानून के महत्वपूर्ण तर्कों पे आधारित एक याचिकाएं हैं, कई सारी याचिकाएं हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के स्वप्न लोक से इजाद हुआ कोई एक फ्रिवलस, फॉल्स, वेक्सेशियस तरह का याचिका है। और ये मुद्दे गंभीर हैं। जैसा मैंने कहा, 3 मुद्दों पे जो आंतरिक आदेश हुआ उसको हम स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि ये कानून ये विडंबना बनाता है कि जैसा मैंने अपनी संसद की भाषण में कहा था कि मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा। मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा, फिर भी कहते हैं सबूत दे कि हक है तेरा। तो ये जो विपरीत रूप से ये बदलता है पूरा सिस्टम, ये बहुत आपत्तिजनक है। दोस्तों, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि वी आर नॉट हियर टू डिफेंड जस्ट वन कम्युनिटी। डोंट ट्रीट इट एज अ कम्युनिटी स्पेसिफिक इशू। वी आर हियर टू डिफेंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। The constitutional principle is that the rights, like Article 26, cannot be sacrificed at the altar of majoritarian convenience. People forget that the constitutional rights are rights against the majority. If there were rights for the majority or not against the majority, there will be no need for constitutional rights. What is the need for it? Today it is the Waqf, friends. Tomorrow it could be your shrine, your institution, your faith, and even your voice. The act is not just legally flawed, it is morally vacuous, it is morally vacant. It takes the soul of religious freedom and stuffs it into a file marked subject to approval. If this can be done in the name of administrative regulation, then no freedom is safe and no institution is sacred. This is not the future which our framers envisioned, and it is not the future which the Congress party will allow subject to the court orders. ये सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नज़र से देखना सही नहीं होगा। ये मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन ये संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। ये विधेयक संविधान की बराबरी की भावना को पर आक्रमण करता है, और ये धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा। और ये लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध है। अधिकारों को रियायत और पहचान को शक समझती है। ये हमारा मूल इस पे विरोध है। फ्रेंड्स, ऑल आई वुड से इज that it's a very important event, and we are, as a political party, extremely grateful to the Supreme Court for having spent considerable time yesterday, almost full 2 hours, more than 2 hours, and then again at the request of the government taken it up again today and passed an interim order, which will of course be subject to further hearing on the 5th. And we believe
that this is an extremely important step towards the restoration of constitutional principle, constitutional morality, and constitutional correctness and rightness.